हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे आर अगोर की बुक में सोम के चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 120 तक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि कोई सर्कुलर कॉलम है, वहां पे कितने डिस्टेंस से क्रॉस सेक्शन तक हम लोड लगा सकते हैं कि कहीं के पे भी पूरे कॉलम में कोई टेंसाइल स्ट्रेसेस ना आए विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी टेंसाइल स्ट्रेस। तो जैसे कि एक सिलेंड्रिक कॉलम है हमारे पास, यहाँ पे हम दो तरीके से लोड लगा सकते हैं। जैसे ये लोड लगा है 1, ये वाला लोड, ये लगा है इसके सेंटर पे। तो सेंटर पे लोड लग रहा है, इसके कारण थ्रू आउट द कॉलम ओनली एंड ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे और जिनका मैग्नीट्यूड होगा P/A। लेकिन अगर लोड यहाँ पे ना लगा के इस सेकंड वाली पोजीशन पे लगाया जाए, यहाँ पे लगाया जाए, अब लोड लग रहा है यहां से E डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेसेस आएंगे। एक आएंगे सिंपल जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है उसकी वजह से, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएंगे, क्योंकि लोड है वो असेंट्रिक लोडिंग है और असेंट्रिक लोडिंग है तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट आएगा। बेंडिंग मोमेंट आता है कहीं पे तो वहां पे बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, ये होता है M/I × Y। Y जहां पे न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है जिस उस फाइबर की जहां पे हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं। अब ये तो होगा बेंडिंग वाला स्ट्रेस, ये होगा कंप्रेसिव वाला स्ट्रेस। अगर हम कंप्रेसिव को पॉजिटिव, टेंसाइल को नेगेटिव लेते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आधे रीजन में पॉजिटिव होगा, आधे में नेगेटिव होगा। जिधर कंप्रेशन आ रहा है उधर ही पॉजिटिव होगा, टेंसाइल साइड में ये नेगेटिव होगा। तो टोटल स्ट्रेस का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो हो जाएगा ±M/I × Y। माइनस वाला साइन वहां पे आएगा जहां पे टेंसाइल स्ट्रेसेस है। मैक्सिमम ये स्ट्रेस 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आना, ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। तो मैक्सिमम ये 0 हो, इस केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि ये टेंसाइल वाला हमने पार्ट ले लिया, इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहां पे हो जाएगा P/A = M/I × Y। और हमें पता है कि M की वैल्यू होगी P × A। P लोड है और E एसेंट्रिसिटी पे लोड लग रहा है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास Y की वैल्यू आ जाएगी I × Y, सॉरी ये M की जगह हम लिख देते हैं P × E। मैक्सिमम स्ट्रेसेज वहां पे होंगे जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी Y की, और Y की मैक्सिमम वैल्यू होगी आउटर सरफेस पे, जो कि होगी D/2। ये सेंटर है, ये जो आउटर मोस्ट फाइबर है, जो सरफेस वाले फाइबर्स है, इनके लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि रेडियस के इक्वल होगी, तो D/2 रख देंगे। I की वैल्यू हमें पता है कि सर्कुलर सेक्शन के लिए होते हैं π/64 d⁻⁴ और A की वैल्यू होती है π/4 d²। तो इसको रख के अगर हम E की वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम कितनी एसेंट्रिसिटी पे हम लोडिंग लगा सकते हैं। अगर हम E की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो E की वैल्यू आएगी D/8। मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी D/8 पे हम लोड लगा सकते हैं। तो D/8 इधर होगा, वैसे D/8 इधर की साइड भी होगा। मैं यहाँ पे कहीं पे भी लोड लगा सकती हूँ। ये डिस्टेंस है D/8, इसके अंदर कहीं पे भी मैं लोड लगा सकती हूँ, मेरा कहीं पे भी टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। तो टोटल जो कर्ण बन रहा है यहाँ पे, कर्ण वो एरिया होता है जिसमें अगर लोडिंग लगाते हैं तो कहीं पे भी कोई टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आते हैं। तो ये एक सर्किल बन जाएगा ऐसा, जिसका डाया हो जाएगा D/4, क्योंकि D/8 इधर की साइड डिस्टेंस है, D/8 इधर की साइड डिस्टेंस है। इधर भी एसेंट्रिसिटी, इधर D/8 डिस्टेंस तक लोडिंग लगा सकते हैं और इधर भी D/8 डिस्टेंस तक लोडिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया D/4 का एक सर्कल बनेगा। यहाँ पे जो आउटर सर्किल है ये एक्चुअल एरिया था सिलेंडर का, और अंदर जो दूसरा सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कर्ण, या इसको हम कोर भी बोलते हैं, कि इसके अंदर लोडिंग लगाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे पूरे कॉलम में कहीं पे भी। इसका डाया
ये वाली डिस्टेंस इसकी जो रेडियस थी वो थी d/8, ये डिस्टेंस इधर d/8 थी और इधर वाली डिस्टेंस भी d/8 थी। तो रेडियस d/8 है, सॉरी रेडियस d/8 है। d यहाँ पे आउटर जो कॉलम है उसका डायमीटर है। तो अगर रेडियस की फॉर्म में निकालेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्न, यह है रेडियस ऑफ कर्न, और या फिर कह सकते हैं रेडियस ऑफ कोर। तो यह हो जाएगा यहाँ पे 2r डिवाइडेड बाई 8 r/4। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पे, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, 102। ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने यहाँ पे लिया है, रेक्टेंगुलर कॉलम है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो दो डिफरेंट एक्सिस ऑफ बेंडिंग है, एक ये वाली एक्सिस ऑफ बेंडिंग है x डैश, एक दूसरी है y डैश। तो दोनों के अबाउट हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दोनों के अबाउट i की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। जब इस वाली एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x डैश की वैल्यू होगी bh³ डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से e की वैल्यू आएगी, e की वैल्यू यहाँ पे i की वैल्यू रखने पे आ जाएगी h/6। h/6 इधर एसेंट्रिसिटी हो सकती है, h/6 इधर एसेंट्रिसिटी हो सकती है। इसी तरीके से जब y ये वाली जो बेंडिंग एक्सिस है y डैश, इसके अबाउट सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे EY की वैल्यू आएगी, वो होगी b/6। ये वाला b/6 हो गया, और इधर से ये डिस्टेंस है जो सेंट्रिसिटी पॉसिबल है वह b/6। तो ये यहाँ पे एक रोम्बस बन गया जिसके डायगोनल्स है वो b/3 है, क्योंकि b/6 ये वाला डिस्टेंस है, b/6 ये वाला डिस्टेंस है, तो b/3 और h/3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट में है कि किसी कॉलम को मीडियम साइज का कॉलम बोलेंगे अगर उसका स्लेंडरनेस रेशियो है। आरसीसी के कोड के अकॉर्डिंग जो स्लेंडरनेस रेशियो की डेफिनेशन है और जो क्लासिफाई किया है लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम में, वो किया है कि अगर 12 से ज्यादा है स्लेंडरनेस रेशियो तो लॉन्ग कॉलम है, अगर 12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम है। लेकिन सोम में थोड़ा सा डिफरेंट है। सोम में जो कॉलम का एनालिसिस किया उसके लिए सबसे पहले आइलर फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो आइलर फॉर्मूला में बाद में पता चला कि उसमें लिमिटेशंस है कि वो सिर्फ लॉन्ग कॉलम्स के लिए अवेलेबल है, क्योंकि वहां पे जो फेलियर हो रहा है कॉलम का वो बकलिंग फेलियर हो रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे कॉलम्स को क्लासिफाई किया गया कि जिनके लिए हम आइलर्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जहां पे फेलियर हो रहा हो, मेनली बकलिंग फेलियर हो रहा है, तो उस टाइप के कॉलम को बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। तो इसके लिए LE/R है, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 89। अगर स्टील जो यूज कर रहे हैं उसकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है वो 250 है, तो और अगर स्टील हम ऐसा यूज कर रहे हैं जिसका की प्रोपोर्शनल लिमिट 200 है सिग्मा PL, तो उस केस में ये होता है 99। स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं है, ये जो स्टील है उसकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पे डिपेंड करता है। तो इससे ज्यादा अगर है तो हम उसको बोल देते हैं लॉन्ग कॉलम। उसके अलावा कुछ कॉलम्स होते हैं जो कि क्रशिंग में फेल होते हैं। जो क्रशिंग में फेल हो रहे हैं ये वो कॉलम्स होते हैं, अगर सर्कुलर कॉलम है तो ये 10 होता है, LE बाई जो लिस्ट लेटरल डायमेंशन है, यहाँ पे जो डिफाइन किया ये लिस्ट लेटरल डायमेंशन के हिसाब से डिफाइन किया है। अगर सर्कुलर कॉलम है तो अगर 10 से कम है इन दोनों का रेशियो LE डिवाइडेड बाई लिस्ट लेटरल डायमेंशन, तो हम इसको शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। रेक्टेंगुलर कॉलम में ये थोड़ा सा वेरी करता है, वहां पे लिमिट 30 तक है, अगर 30 से कम होगा तो हम इसको शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। और इन दोनों रेंजेस के बीच में जो होगा उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट या मीडियम कॉलम। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन में जो सबसे क्लोज आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि 30 से लेके 89 या 99 तक मीडियम कॉलम होते हैं। तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट में है कि आयलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो बकलिंग लोड होगा वो कितना होगा। तो ये तो काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर होता है। L यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ होती है कॉलम की, और जो केस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे दोनों एंड्स हिंज्ड हैं, दोनों एंड्स हिंज्ड हैं, तो LE इक्वल हो जाता है इफेक्टिव लेंथ, टोटल जो कॉलम की लेंथ है उसी के इक्वल हो जाता है।
तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। नेक्स्ट है 105, यहाँ पे एक कॉलम है जिसके कि क्रॉस सेक्शन डायमेंशन गिवन है, फिक्स है, उसकी लेंथ भी फिक्स है। हम वेरी कर रहे हैं एंड कंडीशंस को, कहीं पे हम हिंज कंडीशन ले रहे हैं, कहीं पे फिक्स्ड एंड ले रहे हैं, कहीं पे एक एंड फिक्स्ड है, एक फ्री है। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में पूछा है कि किसकी स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम होगा वो कौन सा होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम वो होगा जिसके LE की वैल्यू मिनिमम होगी, और हमें पता है कि LE की वैल्यू मिनिमम होती है जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं, जो कि होती है L/2। अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं, इस टाइप से कोई कॉलम है, तो उसका LE होता है L/2, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। नेक्स्ट में है कि एक कॉलम है 7.5 मीटर का, सॉरी डाया 7.5 सेंटीमीटर है, और उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, 5 मीटर लेंथ है, 7.5 सेंटीमीटर डाया है। E गिवन है मटेरियल का, और परमिसेबल क्रिपलिंग लोड निकालना है। हमें सबको ये पता ही होता है ये तो कि जो पाई स्क्वायर EI पर L स्क्वायर जो ऊपर फॉर्मूला पड़ा, उससे हम ये लोड निकाल सकते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम कर लेंगे सोल्व, लेकिन काफी टाइम लग जाता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब कर रहे हो, फर्स्ट राउंड कर रहे हो क्वेश्चन पेपर का, तो उस टाइम वैसे क्वेश्चन स्किप कर देने चाहिए। आप सेकेंड राउंड में टाइम मिले तो अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन सिंपल है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो इसको अगर सारी वैल्यूज रखोगे, यहाँ पे हिंज्ड है तो LE तो 5 ही हो जाएगा। और ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे तो उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन से क्वेश्चन है जो कि कैलकुलेटिव है, इनको फर्स्ट राउंड में स्किप कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ये वैल्यूज रखोगे, ये D 7.5 है तो एक ही जगह हो जाएगा, सॉरी ये तो रिक्वायर्ड नहीं है। LE हो गया, I हो गया, I हो जाएगा पाई बाई 64, D रेज टू पावर 4, D है यहाँ पे 7.5 रेज टू पावर 4। ये टन सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो हम जस्ट इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी जो वैल्यूज है उनको एज इट इज रख देंगे। तो पाई स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा वो टन्स में आ जाएगा 2100 इंटू I पाई बाई 64, D की वैल्यू यहाँ पे है 7.5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 500 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट में पूछा है कि रैंकाइन जॉर्डन फॉर्मूला है वो कौन से कॉलम्स के लिए यूज कर सकते हैं। रैंकाइन गोल्डन जो फॉर्मूला है, ये हम रैंकाइन फॉर्मूले के जैसे ही है, बस जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, उसी पैटर्न पे वही फॉर्मूला है, बस जो कांस्टेंट उसमें जो रैंकाइन फॉर्मूले में जो आ रहे थे और रैंकाइन गोल्डन फॉर्मूले में जो आ रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंस है उनमें। तो रैंकाइन फॉर्मूला होता है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, तो रैंकाइन गोल्डन फॉर्मूला भी दोनों टाइप के कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल होगा थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे जो यूज किया जाता है इस फॉर्मूले को, वहां पे कुछ कंडीशंस डिफाइन की हुई हैं। ये बिल्डिंग कोड ऑफ न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क का जो बिल्डिंग कोड है उसके अकॉर्डिंग वहां पे ये लोग इसको यूज करते हैं। अगर आपका जो कॉलम है वो अगर कोई मेन मेंबर है तो उसका अगर स्लेंडरनेस रेशियो 60 to 120 है तो इसको यूज करते हैं, और अगर सेकेंडरी मेंबर है तो अगर उसका स्लेंडरनेस रेशियो 60 to 200 तक हो तो भी इसको यूज कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ कंडीशंस इसमें नहीं है जैसे कि आइलर्स में थी, तो ये सारों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। आंसर की में आंसर गिवन है वो इंटरमीडिएट कॉलम है, जो कि तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो 32 to 99 वाला जो रेंज थी 89 या 99 तक वो था, तो ये तो नहीं हो सकता। जो बीसी पुणे में गिवन है सोम की बुक में, उसके अकॉर्डिंग ये ई ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कॉलम की लेंथ क्या हो कि उसका जो स्ट्रेंथ आ रही है वो सेम आए। कौन कौन ये स्ट्रेंथ सेम आए आइलर्स फॉर्मूला से और रैंकाइन जॉर्डन फॉर्मूला से। तो यहाँ पे रैंकाइन जॉर्डन ने गलती से लिख दिया, आई थिंक ये रैंकाइन फॉर्मूले की बात कर रहा है, क्योंकि रैंकाइन जॉर्डन फॉर्मूले में ये सारी चीजें नहीं है, वो एक कांस्टेंट की टर्म में फॉर्मूला है। ऐसा होता है कुछ रैंकाइन जॉर्डन फॉर्मूला।
जिसमें यहाँ पे C1 की वैल्यू है 1260 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और C2 है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1/1800। तो हम यहाँ पे इनको कंपेयर नहीं कर सकते। बेसिकली रैंकाइन फॉर्मूले के बारे में पूछना है, ये गलती से लिख दिया इसने यहाँ पे जॉर्डन। रैंकाइन और आयलर्स फॉर्मूले को हम कंपेयर कर सकते हैं। आयलर्स फॉर्मूला का भी हमने देखा था कि ये होता है एक्सप्रेशन, तो हम ये होता है जो लोड ये कैरी कर सकता है, और अब हम इसको कंपेयर करेंगे जो रैंकाइन फॉर्मूले से जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसके इक्वल। आयलर्स और रैंकाइन फॉर्मूले से जो एक्सप्रेशन है उनको अगर हम इक्वल पुट करते हैं तो ये था रैंकाइन वाला एक्सप्रेशन और ये यहाँ पे आयलर्स वाला। यहाँ पे ऐसे हम मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर वाली टर्म में था, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि हमें पता है कि I अपॉन A का रूट होता है R। तो यहाँ पे इनको इक्वल पुट किया, इसके बाद इसको सोल्व करने के लिए L अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले, फिर L/R स्क्वायर वाली जो टर्म थी उसको बाहर ले लिया, अंदर बचा FC। FC यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है, माइनस एल्फा। एल्फा एक कांस्टेंट था, कहीं पे इसको A भी लिखा जाता है, कहीं पे अल्फा भी लिखा जाता है। पाई स्क्वायर E इज इक्वल टू पाई स्क्वायर E। यहाँ से L/R स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, और यहाँ से हमने L के लिए एक्सप्रेशन को सोल्व कर लिया, तो L की वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर, उधर चला गया, हमने पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये आया हमारा एक्सप्रेशन। अब जो ऑप्शंस में एक्सप्रेशन गिवन है हम उससे कंपेयर करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो आंसर में जो ऑप्शन गिवन है वो ऑप्शन बी है। हमारा जो एक्सप्रेशन आया वो ये आया है, ये यहाँ पे इसने A लिखा हुआ है, अगर ये ऐसा लग रहा है सबस्क्रिप्ट E लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि अगर ये यहाँ A मल्टीप्लाई में हो तो अल्फा कांस्टेंट है, ये हो सकता है उसको A से रिप्रेजेंट कर रहा हो। FC को इसने FA लिख दिया है, बाकी एक्सप्रेशन सेम है। ऊपर वाले में देखें तो यहाँ पे K एक्स्ट्रा आ रहा है, हालांकि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि K R स्क्वायर के इक्वल है, ये मेंशन करना चाहिए था क्वेश्चन में, क्योंकि K कोई स्टैंडर्ड कांस्टेंट नहीं है जो कि ऐसे डिफाइंड हो। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन ये रैंकाइन फॉर्मूले के साथ होगा, रैंकाइन और आयलर के लिए, और यहाँ पे K की वैल्यू होगी वो R स्क्वायर होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि कोई कॉलम है वो बोथ एंड पे फिक्स्ड है, तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ होती है वो L/2 होती है, तो आ जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सॉरी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि 110 वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में केस है एंड कंडीशंस जो है वो कुछ ऐसी हैं कि एक एंड है वो फिक्स्ड है, दूसरा एंड है वो फ्री है। तो इसके लिए L इफेक्टिव की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और इसकी लेंथ अगर L है, ये लेंथ इसकी L है, तो इसका L इफेक्टिव होता है 2L। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके 4-5 ही केस हैं, जिनमें से 2-3 तो काफी 3 केस तो काफी कॉमन है जो याद ही रहते हैं। इसके अलावा 2-3 और हैं वो भी याद रखने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो काफी सिंपल से होते हैं, इनको सारे स्टूडेंट से अटेम्प्ट कर लेते हैं बहुत इजीली। तो इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल पाते, कुछ लीड नहीं मिल पाती बाकी कैंडिडेट्स के बजाय। नेक्स्ट में है कि सिलेंडरनेस रेशियो है किसी वर्टिकल कॉलम का। सो 111 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्टिकल कॉलम है जिसकी लेंथ ये है और उसके क्रॉस सेक्शनल जो डायमेंशन है वो 2.5 सेंटीमीटर है। हमें इसका सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है, जिसके लिए हम पहले रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे जो होगा I/A का रूट। यहाँ पे B और D सेम ही है क्योंकि स्क्वायर सेक्शन है, तो B इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा B रूट 12, B का स्क्वायर आएगा तो B बाहर आ जाएगा रूट से, और ये आ जाएगा B डिवाइडेड बाई रूट 12। स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे, एंड कंडीशंस का कुछ मेंशन नहीं किया तो हम हिंज्ड मानेंगे, तो 300 ही लिख देंगे L की जगह, डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू रूट 12। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपने पहले प्रैक्टिस के टाइम न्यूमेरिकल्स नहीं सोल्व किए तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं सोल्व कि यहाँ 10 लिख दें, ये पॉइंट हटा दिया इसको, और ये 3 इंटू 1000 जो है इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो 120 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई रूट 12 में से 2 बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा रूट 3। तो इस तरीके से काफी सिंपल है कैलकुलेशन है। 240 इंटू 1.73 होता है के आसपास होता है इसका वैल्यू,
√2 और √3 की वैल्यू आप याद रखिएगा। √2 होता है 1.414 और ये होता है 1.732 √3 की वैल्यू। तो ये इस तरीके से रख के आप सोल्व करोगे तो ऑप्शंस भी काफी दूर दूर है। अगर 1.73 के 1.7 करके भी कर रहे हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ये डी। नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, काफी सिंपल है, ये भी सेम फॉर्मूला लगेगा। तो 1/12 की तो कैलकुलेशन ऊपर वाले से भी सिंपल है। ये सिंपल हमने यहाँ पे ये स्क्वायर सेक्शन है तो सेम रहेगा फॉर्मूला। हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दी है, √12 को हमने 2√3 लिख दिया और इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट में जो हम पहले कर चुके हैं उसी टॉपिक से है कि टेंशन स्ट्रेसेस को अवॉइड करने के लिए वो रेंज जिसके अंदर हमें लोड लगाना चाहिए तो वो रेंज होगी, वो क्या होगी। तो ये हमने पहले वाले क्वेश्चंस में निकाला है कि E की वैल्यू आई थी B/6। B/6 जो सेंटरॉइड है उसके आइदर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी भी साइड हो सकता है ये B/6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई कि आइदर साइड, जैसे ये सेंटर है तो इधर भी B/6 एसेंट्रिसिटी हो सकती है और इधर भी B/6 एसेंट्रिसिटी हो सकती है। तब तक कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर एसेंट्रिसिटी इससे ज्यादा होगी तो रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा, वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन ई इसका। नेक्स्ट है 104। नेक्स्ट भी हम कर चुके हैं, होली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, सेम कंसेप्ट है, कोर या कर्न हम जिसको बोलते हैं उसका पूछ रहा है ये। तो लोड कितने उसमें लगा सकते हैं, तो D/8 आया था E की वैल्यू, तो D/8 बोथ साइड होगा तो टोटल जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा वो D/4 हो जाएगा। ये सेंटर है तो इसके अराउंड D/4 का जो सर्किल बनेगा उसमें कहीं पे भी अगर लोड लगाया रहे हैं तो जो स्ट्रेसेस जाएंगे वो ओनली एंड ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 115। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टॉपिक से। यहाँ पे ये जो हमने बनाया था ये सर्कल और उसके अंदर दूसरा सर्कल, ये हमने पहले देखा था कि ये अगर सर्कुलर कॉलम है तो इसका कर्न या कोर जो बोलते हैं वो इस तरीके से इसके अंदर बनेगा, जिसका डाया होगा वो D/4 होगा। तो ये D/4 आ रहा है, इसको क्वार्टर रूल भी बोलते हैं और मिडिल फोर्थ रूल भी बोलते हैं, कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल होता है ये। तो यहाँ पे जो 115 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मिडिल फोर्थ रूल या क्वार्टर रूल। नेक्स्ट में है कि शॉर्ट कॉलम है मैसनरी का, ये इसकी क्रॉस सेक्शन है, तो कोर जो होगा इसका वो कैसा बनेगा। अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का कोई कॉलम है जो कि यहाँ पे गिवन है, इसका जो कर्न बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये B/6 होगा और ये वाली डायमेंशन भी B/6 होगी। इसी तरीके से ये भी B/6 होगा और ये नीचे वाला भी B/6 होगा। तो B यहाँ पे 60 है तो B/6 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी B/6 की वैल्यू हो जाएगी 10। क्वेश्चन में इसने डायगोनल नहीं पूछा है, स्क्वायर पूछा है, ध्यान रखना, सॉरी स्क्वायर नहीं, साइड पूछी है उसकी स्क्वायर की। तो हमें ये वाली डायमेंशन निकालनी पड़ेगी और ये वाली डायमेंशन निकालने के लिए हम इस डायमेंशन का और इस डायमेंशन का स्क्वायर करके रूट निकालेंगे। तो ये 10√2 आएगा तो ये 14.14 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो जल्दीबाजी में गलती हो सकती है, ये डायगोनल भी गिवन है जो कि नहीं होगा क्योंकि ये नहीं पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है 717। नेक्स्ट भी हमने जो पीछे फॉर्मूला से किया है वही फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूं मैं, P/A इज इक्वल टू P.E/I इंटू Y। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि एक कॉलम है जो कि होलो है, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर D है और इंटरनल डायमीटर D है। कुछ ये कॉलम ऐसा है और इस तरीके से ऐसा है, तो यहां से होलो है और यहां से ये सॉलिड है, तो इसके 2 डायमीटर हैं। तो इस केस में हमें सेम वो निकालना है, जोन मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी निकालनी है, E की वैल्यू की टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आई कहीं पे भी। तो I का यहाँ पे हो जाएगा π/64 d⁻⁴ माइनस d⁻⁴। ये जो होलो वाला इस टाइप का जो कॉलम होता है सर्कुलर कॉलम, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। Y की वैल्यू हो जाएगी, Y तो D/2 ही होगा क्योंकि ये आउटर सरफेस के डिस्टेंस है सेंट्रोइड से। A की वैल्यू हो जाएगी आउटर का
जो है वो टोटल एरिया माइनस कर देंगे जो होलो वाला है उसका एरिया, तो अपने पास इसका एरिया आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर आएगा, पाई बाई 4 डी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। हमें पूरा एरिया नहीं निकालना है, हमें जो सॉलिड एरिया है उतना ही निकालना है। तो हमने पूरा एरिया निकाला और उसमें से हमने जो अंदर वाला एरिया जो कि होलो है, ये वाला एरिया होलो है, इसको हमने माइनस कर दिया ताकि अपने पास ये बाहर वाला एरिया आ जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आ गई। इनको अगर हम फॉर्मूले में यहाँ पे रखेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी आई अपॉन वाई इंटू ए, और आई की जगह लिखेंगे हम पाई बाई 64 डी रेज टू पावर 4 माइनस डी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई की जगह डी बाई 2 लिख दिया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे लगा देंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की जगह ए हो गया, इस वाले डी स्क्वायर की जगह बी हो गया। तो यहाँ पे जो आएगा, सॉरी थोड़ा सा क्लियरली नहीं है, ये इस तरीके से आएगा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ 16 आ जाएगा। नीचे एक डी बाई 2 था, डी बाई 2 के इससे अगर कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन, ये 2 से इस तक ये 16 कट के 8 आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा। तो ये था होलो सेक्शन के लिए। नेक्स्ट है 118। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 काफी कंसेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे एक बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है, उसमें दो टाइप की लोडिंग है। एक इस तरीके से सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है, इसके कारण ये सपोर्ट्स है, यहाँ पे रिएक्शंस आएंगे, प्लस यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल लोड लग रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेसेज होंगे। इस लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल लोड है जो कि इसके कारण थ्रू आउट द सेक्शन टेंसाइल स्ट्रेसेज आएंगे। इसके अलावा जो बेंडिंग मोमेंट आएगा इस पॉइंट लोड के कारण, और ये सपोर्ट्स के जो रिएक्शंस है इनके कारण जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, जो कि ऊपर में कंप्रेसिव होता है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, नीचे में टेंसाइल होता है हम उसको नेगेटिव लिखते हैं। और ये वाला जो इसके कारण जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये 10 टन का लोड है और ये यहाँ पे जो पॉइंट लोड लग रहा है ये 4 टन लग रहा है। पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बॉटम मोस्ट फाइबर। तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो यहां से लेके इधर जब हम जाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज होगी। मैक्सिमम कहां पे होगा बेंडिंग मोमेंट, वो होगा सेंटर पे, और उसकी वैल्यू होती है WL/4। ये मैं पिछले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूं तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे W की वैल्यू 4, L की वैल्यू है ये 2.5 है, ढंग से दिख नहीं रहा है, 2.5 मीटर है। तो सेंटीमीटर में इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 4। ये है टन सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर ये केजी और सेंटीमीटर में आ रहा है, टन को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। एक टन इक्वल होता है 1000 केजी की, तो ये हो जाएगा केजी सेंटीमीटर में बेंडिंग मोमेंट। अब हम निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस, जिसका फॉर्मूला होता है ये, और यहां पे I/Y को हम लिख सकते हैं Z, क्योंकि हमें Z की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई Z की वैल्यू है 12500, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इससे ये कट गया, ये यहां से आ जाएगा 50, और 1000 में 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 टेंसाइल स्ट्रेसेज आ रहे हैं। इसको नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव टेंसाइल वाले को नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। 20 टेंसाइल स्ट्रेसेज आ रहे हैं बॉटम पे बेंडिंग के कारण।
प्लस इसके अलावा यहाँ पे इस 10 टन लोड के कारण भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, जो जिसका मैग्नीट्यूड होगा 10 डिवाइडेड बाई इसका जो एरिया होगा। वो ऊपर भी टेंसाइल होंगे, नीचे भी टेंसाइल होंगे, तो वो हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में इसमें एरिया नहीं गिवन है, जेड गिवन है, जिससे हम एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो यहाँ पे 2 अननोन्स हैं, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, अगर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ये ई वाला ऑप्शन नहीं होता, तो हम इन चारों में से कह सकते हैं कि आंसर, करेक्ट आंसर होता वो ऑप्शन सी हो सकता था, क्योंकि कंप्रेशन तो बॉटम में आएगा नहीं, तो ये दोनों गलत हो गए। जो बेंडिंग के कारण टेंशन आ रहा है वही 20 है, उसके अलावा एक्स्ट्रा और ऐड होगा इसमें, जो कि 10 टन के लोड के कारण टेंसाइल आ रहा है, तो 20 से कुछ ज्यादा आंसर आएगा, और जो कि यहाँ पे है ऑप्शन सी में। लेकिन ये तभी कह सकते हैं जब कि ऑप्शन ई है वो ना दिया हो, 4 ही ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे एरिया दिया हो, तो उस एरिया को हम यहाँ पे रख के टेंसाइल स्ट्रेस निकाल लें और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर दें। नेक्स्ट है कि आर्च जो बीम होती है उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या एडवांटेज होता है। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्च बीम होती है, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम के कंपैरेटिवली कैसे चेंज होता है, इसको समझने के लिए हम दोनों का एक एग्जांपल लेंगे। एक जगह एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कि यूडीएल लग रहा है, सेकंड केस में एक आर्च की बीम शेप की बीम है, सॉरी फर्स्ट में एक रेक्टेंगुलर बीम है सिंपली सपोर्टेड जिसपे यूडीएल लग रहा है, सेकंड में एक आर्च बीम है जिसपे यूडीएल लग रहा है। तो कैसे डिफरेंस आएगा दोनों में देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर एक बीम है, उसका जो बनेगा बीएमडी वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसका। इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज होते होते सेंटर पे मैक्सिमम हो रहा है और यहाँ पे 0 हो रहा है। ये इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन आ रहा है इसके कारण यहाँ से जस्ट यहाँ पे सेक्शन लेंगे तो उसके कारण बेंडिंग मोमेंट, रिएक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यूडीएल का लोड इतनी सी डिस्टेंस में कम होगा, तो इस रिएक्शन के कारण बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। लेकिन आर्क बीम में ऐसा नहीं होता। आर्क बीम में कुछ इस तरीके से बीएमडी होता है कि यहाँ से 0 है सपोर्ट पे, उसके बाद धीरे धीरे इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे 0 हुआ, उसके बाद वापस से इस तरीके से चेंज हुआ, यहाँ पे फिर से एक बार 0 होगा और फिर इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे इस रिएक्शन के अलावा ये एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ रहा है। और अब देखोगे तो ध्यान से कि जो ये वर्टिकल रिएक्शन है ये इस टाइप का बेंडिंग मोमेंट देगा, जबकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ये इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने का ट्राई करेगा। तो वर्टिकल रिएक्शन का जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था और जो हॉरिजॉन्टल का बेंडिंग मोमेंट आ रहा था ये दोनों नेचर में अपोजिट है, इनका साइन होगा वो अपोजिट होगा, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कम करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो सपोर्ट आ रहा है ये इस आर के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था, अगर वो इस तरीके से देखेंगे तो ये इसको इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। तो इसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वाला होगा वो इसको इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो रिएक्शन है ये इसके बेंडिंग मोमेंट को कम कर रहा है, वर्टिकल रिएक्शन की बेंडिंग मोमेंट को हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कम कर रहा है। तो ये हमें फायदा मिल जाता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आने से, और इसके कारण बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट जो आता है वो सिंपली सपोर्टेड जो पहले वाला केस देखा उसके कंपेरेटिवली काफी कम हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड। तो हमें उतनी स्ट्रॉन्ग बीम नहीं लगानी होती इस केस में। तो ये बेनिफिट रहता है आर्क बीम का कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा, आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट। नेक्स्ट में है कि 3 हिंज आर्क जो होगा वो कैसा स्ट्रक्चर है। तो ऐसा कुछ होता है 3 हिंज आर्च जिसमें यहाँ दोनों सपोर्ट पे हिंज लगे हैं, प्लस इसके अलावा यहाँ पे एक और हिंज कहीं पे लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे टॉप पे हिंज लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास अननोन है 4, एक यहाँ का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक इसी तरीके से यहाँ का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन। तो दोनों मिला के 4 अननोन है, दोनों सपोर्ट्स के रिएक्शंस मिला के 4 अननोन है। इक्विलिब्रियम की बेसिक इक्वेशन होती है वो 3 होती हैं, सिग्मा H0, सिग्मा V0 और सिग्मा M0।
लेकिन हमारे पास यहाँ पे हिंज गिवन है, तो इस हिंज के कारण हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगी। तो हमारे पास एक हिंज के कारण एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगी, तो टोटल इक्वेशन हो जाएंगी 4 और टोटल अननोन्स भी हैं 4। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गई स्टैटिकली डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। 2 हिंज आर्क होता तो इनडिटरमिनेंट होता, क्योंकि रिएक्शन 4 है, इक्वेशन 3 है, लेकिन एक हिंज एक्स्ट्रा होने के कारण एक इक्वेशन एक्स्ट्रा मिल गई और उसके कारण यहाँ पे स्टैटिकली डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आगे का नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।